मैं कल सुबह ले आई हूँ और ये सामने आप देख सकती हैं ये पेड़ जिन पे भी पत्तियाँ नहीं हैं। कुछ दिनों में ही इन पर पत्तियाँ आ जाएंगी। पिछले साल मैंने इनको पूरा हरा भरा देखा था। और ये पर्वत जिस पे कुछ भी न कोई घास है न कुछ, ये माउंटेन डेजर्ट है। लद्दाख पूरा माउंटेन डेजर्ट है और पीछे पूरी बर्फ़। तो इस मनमोहक जगह पर मैं आई हूँ और यहाँ पर इस समय पे कम ही लोग आते हैं, क्योंकि असली आगमन जो है वो अप्रैल से, और मैक्सिमम लोग मई जून जुलाई में, कुछ हद तक अगस्त में भी यहाँ विज़िट करते हैं। अब यहाँ पर आने पर आपको कई सारी चीज़ों का बड़ा ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि मैं यहाँ पे एज़ अ डॉक्टर सर्विस भी देती हूँ पेशेंट्स के लिए, तो लोकल लोगों के संपर्क में आने का एक सुनहरा अवसर मिलता है और छोटी-छोटी उनकी सब चीज़ों की जानकारी मिलती है कि कैसे वो यहाँ की टफ़ लाइफ़ को हैंडल करते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं दिखा दूँ कि ये हमारे सामने एक एप्रिकॉट का पेड़ है, खुबानी का, और इसमें लाल रंग के फूल आए हुए हैं। और इसी का अगर आप पीछे देखेंगे वो पेड़, तो उसपे सफ़ेद रंग के फूल हैं। तो आजकल यहाँ पे एप्रिकॉट फेस्टिवल पिछले 2 सालों से मनाया जा रहा है, जिसमें कि लोग इस समय पे, इस ठंडे मौसम में आते हैं, जो कि देखते हैं कि पहले वो लाल था और फिर पूरे के पूरे यहाँ कुछ विलेजेस हैं जहाँ एप्रिकॉट की ज़बरदस्त खेती होती है। और उसमें पूरा का पूरा गांव जैसे कि इन सफ़ेद फूलों से लदा होता है। और इसके लिए बहुत टूरिज़्म यहाँ बढ़ा है अभी पिछले 2 सालों में, इस समय पर, जो पहले नहीं होता था। अब कुछ सावधानियाँ हम जानेंगे जिससे कि हम इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। एक्लिमेटाइजेशन लेह में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और इससे लोग डरते भी हैं और इसके बारे में जानकारी भी चाहते हैं। तो सभी सरकारी अस्पतालों में यहाँ पे एक एसएनएम हॉस्पिटल है जहाँ सुविधा है पेशेंट्स को इमीडिएटली हैंडल करने की। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि आप अपने घर से निकले, आप यहाँ लैंड किए, और अगर आपको शाम को कोई दिक्कत हो गई, तो समझ लीजिए कि अगले दिन तक आपको कोई मदद, मेडिकल मदद तो मिल जाएगी, लेकिन इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है आप व्यक्ति को नीचे, वापस से नीचे लेकर जाएँ। हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे ऑल्टीट्यूड ले जाएँ, यही उसका असली इलाज है जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है। और वो आप अगले दिन तक नहीं कर सकते, क्योंकि उस रात कोई भी जहाज़ यहाँ से दोपहर के बाद नहीं उड़ते हैं। सबसे बड़ी अक्लमंदी इसमें है कि हम पहले ही अपना ध्यान रख लें। बातें बहुत छोटी हैं, बहुत सिंपल हैं, पर कई बार लोग उन्हें नज़रअंदाज कर जाते हैं ये सोच के कि हमें क्या करना है, हमें तो कुछ होगा नहीं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम एथलीट हैं, हम बहुत इंटेंसिव योग करते हैं, हम रनिंग करते हैं। प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि ये बात एक हाई ऑल्टीट्यूड और लो ऑक्सीजन की बात है। यहाँ पे आप जो भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारी की सारी आप एक हाई ऑक्सीजन एरिया में करते हैं। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली चलने पर हम अपनी इस यात्रा को बड़ा सुखद बना पाएंगे। तो पहली चीज़, आपने 125 mg डायमॉक सुबह शाम आज स्टार्ट की। जैसे मैं आज फ्लाई करने वाली, तो मैंने कल से स्टार्ट कर दी थी। फिर जिस दिन आप पहुँचे उस दिन भी कंटिन्यू करना है, और उसके नेक्स्ट डे, मतलब टोटल 3 दिन आपको ये खानी है, इवन अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तो। दूसरी बात, आप जब जाएँगे तो आप अपने आप को ये मान के चलिए कि 48 आवर्स आराम से लेटे रहिए जहाँ भी जाएँगे, जिसमें से कि पहले 24 घंटे पूर्ण विश्राम करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना विश्राम करेंगे, लेटे रहेंगे, मिनिमल वॉकिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ के लोगों में एक कहावत है कि अगर आपने पहली रात 8 से 9 बजे अगर आपको कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब आप एक्लिमेटाइज़ हो गए। क्यों? क्योंकि रात के समय और भी ज़्यादा वो कमी महसूस होती है, और कई लोग जो यहाँ आते हैं बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और दिन भर चलते रहते हैं, और फिर शाम को वो एक्लिमेटाइजेशन न हो पाने के कारण शाम को अचानक या तो कोलैप्स कर जाते हैं, किसी को ब्रेथलेसनेस हो जाती है, किसी को सांस इतनी तेज़ चलती है कि वीजिंग तक होने लगती है, और लड़खड़ाती हुई गेट हो जाती है, हेडेक होना, नौजिया होना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। किसी को भी हल्का सा हेडेक हो, थोड़ी सी उल्टी जैसी आए, हल्का जी मिचलाए, भूख ना लगे, कम खाने का मन करे, ये सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हैं। इनसे परेशान होने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सांस फूलने लगे, तेज़ हेडेक होने लगे, ज़्यादा उल्टियाँ होने लगें, सांस तेज़ तेज़ चलने लगे, अगर
इवन ऐसा लगे कि अभी हम गिर ही पड़ेंगे, ऐसी कोई भी चीज़ होने पर आपको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी में रिपोर्ट करना है। क्योंकि हल्का-सा हेडेक, हल्का-सा जी मिचलाना, थकान लगना, भूख न लगना, ये तो हमें घर में रेस्ट करके भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों में हम मैनेज नहीं कर पाएँगे। और एक राय मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली दूँगी कि ऐसे में आप ज़्यादा मत करिए कि हम थोड़ा और देख लेते हैं। आप जितना जल्दी हेल्प लेंगे, उतना जल्दी हम आपकी मदद कर पाएँगे, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आती है बात कि जब आप पैकिंग करें, तब आप ध्यान रखें कि जिस समय आप, ये सर्दी का मौसम माना जाता है, मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई में फिर गर्मी आ जाती है। तो गर्मी में भी आपको थोड़ा शॉल, स्वेटर ये सब लगता है, और अगर आप आगे ऊँची यात्रा करने वाले हैं, तो फिर जैकेट वगैरह की भी आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप विंटर्स के मौसम में आए हैं, तो सबसे अच्छी बात होती है यहाँ पे लेयरिंग, लेयरिंग करना। जैसे आपने अंदर एक इनर्स पहन लिए अच्छे, उसके ऊपर से आपकी जो भी ड्रेस है, फिर आपने एक स्वेटर पहना। जो हमारे वुलन हैंड निटेड स्वेटर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा गर्मी देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आजकल बाज़ार में मिक्स्ड सिंथेटिक टाइप के स्वेटर्स मिलते हैं। तो जो भी लकी लोग हैं जिनके पास घर के बड़ों के द्वारा बुने हुए वुलन स्वेटर्स हैं, जैसे मैंने भी वुलन स्वेटर पहन रखा है, तो बहुत वार्म होते हैं वो। और उसके ऊपर से फिर एक जैकेट ज़रूर कैरी करें। और जिन लोगों को ज़्यादा सर ठंड लगती है, वो ऊपर से सर को अपनी कैप के अलावा शॉल से भी ढक सकते हैं, ऐड ऑन की तरह। कैप रहना चाहिए। और लेयरिंग इज़ द की। बहुत मोटा एक जैकेट से अच्छा लेयरिंग, क्योंकि लेयरिंग जो है आपको सर्दी से बहुत ज़्यादा बचाता है। तो ये आपकी पैकिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी मौसम में आएँ, क्योंकि यहाँ की अल्ट्रावायलेट रेज़ बहुत हाई हैं, तो सन ग्लासेस, अच्छे डार्क सन ग्लासेस, दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं तो इसको पूरे टाइम यूज़ करती हूँ, सवेरे से लेकर रात तक। और भूल करके भी आप सूर्य की तरफ ना देखें, क्योंकि किसी किसी ने यहाँ एक आध बार ही बस देख लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ मेडिकल इमरजेंसीज देखते हैं, पेशेंट्स से मिलते हैं, और एक बार भी ऐसे ऊपर डायरेक्ट देखने पर उनको बड़ी देर, कई कई दिनों तक आंखों के सामने कुछ कुछ फ्लोटिंग सी चीज़ नज़र आती रही, जैसे कुछ हिल सा रहा हो, क्योंकि हल्का सा आई डैमेज हो गया था। तो ये ध्यान रखें कि डायरेक्ट सन की तरफ अपना चेहरा ना करें। जो लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, एक्चुअली ये किसी का जल देते समय ही हुआ था, इसलिए मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ। तो आप जल वगैरह भी देते हैं अगर, तो आप ऊपर देखकर ना दें, ये बात स्पेशली ध्यान रखें। और जहाँ सुबह से लेकर के और जब तक सूरज पूरी तरह सेट ना हो जाए, सनसेट ना हो जाए, अस्त ना हो जाए, जो कि यहाँ काफ़ी देर तक सूर्य रहता है, बड़ा सुंदर लगता है वो, इसलिए देर तक उजाला भी मिलता है। लेकिन आप ऊपर की तरफ ना देखें, और सन ग्लासेस सूर्यास्त तक यूज़ करें, जब तक जो लाइट है वो स्ट्रॉन्ग है। आपकी पैकिंग के दौरान आप शूज़ अच्छे, जिसमें बढ़िया वॉकिंग हो सकती है, ज़रूर रखें। और अंदर सॉक्स की लेयरिंग ज़रूर करें। कई बार कई लोगों का ये होता है कि मैं भी कई बार करती थी कि एक पतला सा सॉक्स डाली या नहीं भी डाला और डायरेक्ट शूज़ पहन के चल दिए। तो यहाँ मुझे लोकल लोगों ने बहुत टोका, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप अंदर मोज़े ज़रूर पहनिए, हम लोग यहाँ पूरे साल मोज़े पहनते हैं, दे रियली प्रोटेक्ट यू। क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज़ आपकी स्किन की बर्न हो जाती है। स्किन, आप बैठे हुए हैं, आपका थोड़ा भी पैर खुला रहा, तो उतना पार्ट आपकी स्किन का जल जाएगा, और फिर वो महीनों तक वो काला काला रहेगा और उसमें खुजली होती रहेगी। तो ये कई सारी ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स मैं इसलिए दे रही हूँ कि मैं यहाँ पे जब आकर रहती हूँ, तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा जब गर्मी का मौसम होता है, जो मई, जून, जुलाई में रहेगा, तो उस समय कई बार हमारा मन करता है कि हम ऐसे ही बस चप्पल डाल के घूम लें और मोज़े ना पहने। तो हमें यहाँ के लोकल्स बहुत टोकते हैं और कहते नहीं, आप चाहे कुछ भी करें, आप मोज़े ज़रूर पहनिए, चाहे वो कॉटन के ही हों। ऑफ कोर्स उस समय आप वुलन पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगेन द सेम थिंग, उनका कहना है कि यहाँ पे कि पूरी ड्राई है, हवा बिल्कुल सूखी हवा है, उसमें मॉइस्चर हार्डली 40 टू 76% है। होने से आपके पैर वगैरह सब फट जाएंगे, उसमें खुजली मचेगी, और जैसे ही आप खुजाओगे वहाँ सब ब्लड निकलने लगेगा, और आपको उसको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो सॉक्स ज़रूर लेके आएँ। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो अपनी कॉटन के ले आएँ, अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वार्म सॉक्स लाएँ, ऊनी हो सकते हैं। और जो भी लोग ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड पे यात्रा कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से सर्दियों के हिसाब का सामान भी थोड़ा लेकर के आएँ, जो मैं बता रही हूँ। अब आता है कि जो हमारा पूरा शरीर तो ढक जाता है, आइज़ को भी हमने ढक लिया,
अब जो बाकी हमारा चेहरा खुला रहता है और जो हमारे केवल हाथ और थोड़ा-सा पैरों को भी चलिए अब हमने तय कर लिया कि हम ढक के ही रखेंगे, और जूते ये लोग पूरे साल पहनते हैं चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, तो वो हम भी फ़ॉलो करेंगे। अब आता है हाथ और मुँह का वो भाग जो खुला रह जाता है, तो उसके लिए ये लोग कहते हैं कि आप बार-बार मॉइस्चराइज़र्स लगाइए, और सनस्क्रीन आपको यहाँ पे बाकी जगहों पे जैसे हम 3 घंटे 4 घंटे में रिपीट करने की सलाह दी जाती है हमारे प्लेन्स में, लेकिन यहाँ इतने ऊँचे ऑल्टीट्यूड पे पहाड़ों में आपको सनस्क्रीन एवरी 2 आवर्स, वो कहते हैं आप हर 2 घंटे पे सनस्क्रीन रिपीट करते रहिए अपने फेस पे, नेक का पार्ट जो एक्सपोज्ड है और हाथ। जितना आपका एक्सपोज्ड पार्ट है उस पे आप बार-बार सनस्क्रीन आपके पर्स में रहनी चाहिए, हर 2 घंटे पे निकालिए और लगा ली। और रात को सोते में खूब अच्छी तरह अपने फेस और फेस, हैंड्स वगैरह को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करिए, क्योंकि यहाँ की ड्राइनेस के कारण ये सब पार्ट्स आपको ऐसा फटा-फटा लगेगा पूरे टाइम अपने मुँह में, अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करेंगे। जिसमें कि बहुत सिंपल बताते हैं आप, सिंपल वैसलीन। वैसलीन यहाँ सबसे कामगार सिद्ध होती है। बहुत ही फैंसी मॉइस्चराइज़र्स की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वैसलीन लीजिए और अच्छी तरह से अपने हाथ में, मुँह में रात को सोते समय एक्सपोज़ एरियाज़ में लगा लीजिए। तो आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट डे आप काफ़ी अच्छा, आपकी स्किन में परेशानी और फटने जैसा नहीं लगेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोट की, वो ये थी कि ये मैंने जैसे मॉइस्चराइज़र रखा था और इसके क्रीम का जो ऊपर था अभी तो ख़ैर ये हट गई है। जब मैं एयरक्राफ्ट से उतरी तो ये खूब सारी क्रीम इसमें से बाहर निकली हुई थी। तो क्योंकि ये जो प्रेशर चेंजेस होते हैं उसके कारण ये यहाँ काफ़ी कॉमन है कि आपकी जो मतलब आप पाएँगे, आप कुछ ना कुछ क्रीम-व्रीम ना वो खुली पड़ी होगी या फिर बंद भी होगी, तो उसमें से ढेर सारी क्रीम बाहर लीक कर रही होगी। तो आप उसको अलग से पैकेट में बाँध के इस तरह से लाएँ सील करके कि अगर वो निकल भी जाए तो आपके कपड़े वगैरह ख़राब ना हो। और यू विल बी सरप्राइज़्ड टू नो, ये एक छोटा-सा इत्र है और इसका जो ये टॉप है इसमें से ढेर सारा इत्र बाहर लीक कर गया था। जबकि ये स्ट्रॉन्गली, ये बॉल फंक्शन के कारण स्ट्रॉन्गली इसमें जमा रहता है। सो इट वाज़ इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगा मैं शेयर करूँ कि इन सब चीज़ों को अलग-अलग इसलिए करके लाएँ कि आपके ही कपड़े ख़राब ना हो जाएँ। अब आता है, यहाँ जब आप पहुँच गए, एक चीज़ आप खूब रेस्ट करेंगे, आप इधर-उधर नहीं घूमेंगे। दूसरी चीज़ आपका आप कोई भी योग वगैरह, कई लोगों को लगता है हम कमरे में ही योग कर लें, वो सब नहीं करेंगे, किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करेंगे और बिल्कुल खूब लेटे रहिए, आकर के जितना लेटेंगे उतना बढ़िया है। और पानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर, अब ये सबको पता होता है कि हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना है। मैं तो लिटरली मेजर करके पीती हूँ कि 3 लीटर पानी अंदर जाना ही चाहिए। अब इसमें एक ज़रूरी टिप जो कि मुझे फिर लोकल्स ने बताया कि जो यहाँ पे पानी है, आप कोई भी पानी लें, आप उसको पहले उबाल लें अपनी इलेक्ट्रिक केटल वगैरह में, उबाल के फिर उस पानी को कंज्यूम करें। क्योंकि यहाँ आने पे लोग एक चीज़ पाते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होने लगता है पेट में, बहुत फ्लैचुलेंस होती है, बहुत स्मेली फ्लैचुलेंस होती है। ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट है, हमारे पास पेशेंट्स खूब आते रहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं होता था या बहुत रेयर होता था, ये क्या हो गया? टोटली पूरे टाइम हमको फ्लैचुलेंस हो रही है और स्टिंकिंग हो रही है। तो उसमें हम लोग बहुत सिंपल सी यही ट्रिक बताते हैं कि आप बॉइल्ड वाटर लीजिए और जितना आपका स्टे यहाँ रहता है, आप पूरे स्टे में अगर बॉइल्ड ले लें तो सबसे बढ़िया है। इवन अगर आप उसको बॉयल करके ठंडा करके भर के ले जाएँ वो भी चलेगा। आप मूव कर रहे हैं, आपने बॉयल करके ठंडा कर लिया, फिर उस पानी को अपनी बॉटल में डाल लिया। इट रियली, रियली हेल्प्स। अब एज़ फार एज़ द टी इज़ कंसर्न, मैं आपको मिल्क टी लेने को बिल्कुल मना करूँगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ग्रीन टी लीजिए आराम से, जितना चाहें हर्बल टी, ग्रीन टी ये सब पीजिए, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि मिल्क टी जो है वो डिहाइड्रेशन कॉज़ करती है। तो ये हमें करना है। पानी का ग्लास आपके पास बराबर रहना ही चाहिए। मैं अभी भी बनाते-बनाते भी रखे हुए हूँ और ये मेरा बॉइल्ड वाटर है जो मैं केटल में बॉयल करके लाई हूँ और बराबर मैं पानी पीती जा रही हूँ। इसके अलावा फ्रूट्स में आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन थोड़े से जो वाटरी फ्रूट्स हैं ना, जिनमें थोड़ा-सा हमको वाटर मिल जाए तो वो और भी बढ़िया है, लेकिन आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। अब आई बात डाइट की, तो डाइट में पहले 24 घंटे आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप लाइट डाइट लीजिए, मतलब पराठे, पूड़ियाँ, ब्रेड्स ये सब अवॉइड करिए। प्रेफरेबली खिचड़ी, दलिया, कॉर्नफ्लेक्स ऐसे लाइट मील्स लीजिए पहले 24 घंटे। पेट भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैव लाइट मील्स। और सेकंड डे से फिर आप ना जो भी आप चाहें वो आप खा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट 24 आवर्स एंड
सेकंड डे भी मैं एक छोटा-सा सजेशन ये दूँगी जो बड़ा वर्क करता है, कि जो बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट फूड्स हैं, वो सेकंड डे अवॉइड करिए। जैसे कि चना दाल हो गई, यहाँ बड़ी कॉमनली बनती है वैसे, बड़ी पसंद है यहाँ पे लोगों को। बट वो थोड़ा अवॉइड करके बाकी दालें ले लें, अपना मूँग वगैरह, मसूर, उड़द, मसूर, मूँग ले लें। और अवॉइड नॉन वेजिटेरियन फूड ऑल्सो द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगेन इट विल बी हेवी ऑन योर टमी। 48 आवर्स के बाद फिर आप काफ़ी एक्लिमेटाइज़ हो जाते हैं। अपना इंडिविजुअल एक्लिमेटाइज़ेशन ज़रूर देखें। कई यंगस्टर्स को लगेगा 24 आवर्स बाद कि अब हम काफ़ी ठीक हो गए। इट्स ओके, आपने 24 घंटे बिता लिए, आपने वो रात का 8 पीएम वाला टाइम क्रॉस कर लिया जिसमें आप कंफर्टेबल रहे, तो यू मे फील ओके। लेकिन अगर आप को ज़रा भी डिस्कम्फर्ट लगता है तो गो स्लो, टेक इट ईज़ी, नो नीड टू रश। रश करके अपनी इस यात्रा को ख़राब ना करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है और इतना ब्लू स्काई, माय गॉड! ये तो मैं हर वक़्त मन करता है अपना सिर ऊपर ही किए रहूँ और इसी को देखती रहूँ। सो बी एन्जॉय योरसेल्फ, ये छोटे-छोटे प्रिकॉशंस लेकर के बस चलें आप। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात नहाने के बारे में, जो कि मैं मुझे यहीं पे अगेन द लोकल्स टोल्ड मी, ये मौसम है अभी, इट इज़ 28th डे ऑफ मार्च। एंड मुझे लगा कि हम लोग तो रोज़ ही नहाते हैं, तो कल तो इनफैक्ट वार्म वाटर वाज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि सोलर सिस्टम पे यहाँ मोस्टली वार्म करते हैं पानी को। तो मैं तो बिल्कुल अच्छे कोल्ड वाटर से नहा ली। बट देन दे रियली वार्न मी, दे सेड कि ये जो ठंडक है वो हड्डियों में बैठ जाती है। और इनके जो ओल्ड पीपल हैं 60 एंड अबव, वो तो आप सोचिए महीने में 2 बार ही नहाते हैं। एंड जो यंगस्टर्स हैं वो इन विंटर्स टाइम में सप्ताह में 2 से 3 बार नहाते हैं। सो आई टोल्ड देम इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी कि मैं 2 से 3 बार नहाऊँ, सो दे टोल्ड मी एटलीस्ट मेक इट अल्टरनेट डे, but do not have a bath every day, because they say that the chill is such that it settles into your system, into your bones, and troubles you later. तो हर जगह की जो कुछ कहावतें बनाई होती हैं, वहाँ की लोकल ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देख के वाइज पीपल जो हमारे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं। सो आई एम ट्राइंग, लेट्स सी, आई एम ट्राइंग टू, मे बी आई विल स्किप टुमारो द बाथ, बट दिस इज ऑल्सो वन थिंग दे टोल्ड मी, दैट दिस हैज़ टू बी डन इन विंटर्स। इन समर्स ऑफ कोर्स ठंडा होता है, लेकिन यू कैन हैव अ डेली बाथ। लास्ट समर्स में यहाँ पे थी ना, हैड अ डेली बाथ। पर इस बार विंटर्स में आई है तो मुझे सबने स्पेशली वार्न किया इस बात को लेकर के। सो दीज आर द फ्यू टिप्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ की छोटी-छोटी लोकल लोगों से जो चीज़ें पता चलती हैं, तो मतलब वर्ड्स ऑफ विज़डम होते हैं। बहुत छोटी बातें होती हैं पर हमारी मदद बहुत करती हैं। सो डू कम टू लेह, हैव अ वंडरफुल स्टे। बहुत खूबसूरत ये हिमालय हैं और हिमालय ऑलवेज़ अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर। पूरी दुनिया से लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, प्रसन्न होकर के यहाँ आते हैं। और यहाँ पे गुरु नानक जी आए और इतना जब 15th सेंचुरी में आकर के उन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे तप किया। एक पत्थर साहिब गुरुद्वारा है उनके नाम से, और बड़ी प्यारी-प्यारी जगह है देखने वाली। हमारी डिफेंस है जो इतना ज़बरदस्त हमको प्रोटेक्ट कर रही है। वॉर मेमोरियल है, सिंधु नदी है जिससे हमारा नाम हिंदुस्तान पड़ा है, और सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोग। मैं आई थी यहाँ करीब 30 साल पहले, तब तो मुझे अप्रैल में पूरी सिंधु नदी पूरी बर्फ़ बर्फ़ जमी हुई मिली थी। ऐसे थी जैसे बर्फ़ की सिल्ली हो और उसके ऊपर हम लोग बैठे थे जाकर। लेकिन अब तो ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण वो पिघल गई है ऑलरेडी। कुछ चिड़ियाँ हैं यहाँ इस समय पे जो कि आके चहचहाने लगी हैं। बाकी इट्स ऑल वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। आइए इसको एन्जॉय कीजिए, इसका आनंद लीजिए और सुरक्षित रहिए। अपनी पूरी यात्रा में हेल्दी रहिए। आपको हमारी ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े मेडिकल हेल्प की, ऐसी कामना करती हूँ, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे लगा कि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपकी खूब मदद करेंगी, वो आपको, दैट विल बी रियली नाइस। हैव अ सेफ ब्यूटीफुल स्टे एट लेह एंड लद्दाख।